Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you're doing well. My name is Shreya Jamwal. इस चैनल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज ताकि आप सब उन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकें, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट चैप्टर्स को। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, आपको जाकर इसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने क्या पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। सेल होता है। हमने पढ़ा था कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, है ना। हमने देखा था सेल फर्स्ट टाइम कहाँ देखा गया था। फिर सेल के हमने पढ़े थे पार्ट्स कि सेल को बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में देखा गया था। ठीक है, पहले इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी, न्यूक्लियस देखा था, साइटोप्लाज्म देखा था। फिर फर्दर हमने उसके सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ी थी, जिसमें हमने कौन कौन सी पढ़ ली थी। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हमने पढ़ ली थी, गोल्गी ऑपरेटस हमने पढ़ ली थी और लाइसोसोम हमने पढ़ ली थी। आज हम उसकी 4th ऑर्गेनेली पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वर्क करता है सेल में। चलिए देखते हैं क्या करता है वो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिख रहा है ये किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, तो देखा जाए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, ये यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है इसके लिए, सेल के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है सेल के लिए। ठीक है, अब देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लाइन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। मैंने यही बोला कि ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। दूसरा बोला हुआ है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये देखो इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। अब जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या, उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। अब आप प्रोटीन्स लिपिड से तो फैमिलियर हो ही चुके हो। ठीक है, तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, किसके लिए स्पेसिफिक होती है, वो प्रोटीन्स के लिए। और जो इनर मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखो, अगर हमारा ये सेल है, ठीक है, सेल में इन द सेंस कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका। ठीक है, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके अंदर ध्यान से देखो कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर फोल्डिंग हुई है। ठीक है, तो इस फोल्डिंग को इनर मेम्ब्रेन बोला गया है। समझ आ गई, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होकर बनी हुई है और इसको उसने नाम दिया हुआ है क्रिस्टे। ये देखो यहाँ से, ठीक है, ये क्रिस्टे है, येलो कलर की लाइन इसकी बाउंड्री है जो उसको जो बिल्कुल फोल्ड कर रही है इसको। ध्यान से, अगर आपने पहले सुना होगा ये चीज़ तो मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, जिसे हम विलाई बोलते हैं। वो क्यों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, वो क्या काम करते हैं, वैसे इसमें भी इसी तरीके की प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाती है। देखा जाए सेल में इतनी ज़्यादा लंबी हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है वो आ नहीं सकती है फिट, इसलिए इसको फोल्ड होना पड़ता है। ठीक है, तो फोल्ड होकर ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। क्लियर, ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब जो क्रिस्टे है वो तो हो गया, ये जो है मैं यहाँ पर डबल ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका क्रिस्टे हो गया। क्लियर, अब इसके जो अंदर का मटेरियल है मैं इसको ब्लैक पेन ब्लू से मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो ये वाला एरिया है, दिख रहा है आपको ब्लू वाला एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम चैम्बर बोलते हैं। चैम्बर क्या होती है, खाली स्पेस। ठीक है, तो ये जो चैम्बर है, जैसे जो ब्लू कलर के लिक्विड से फ्लूइड से भरी हुई है, लेकिन जो खाली स्पेस है वो चैम्बर है। ओके, अब इस चैम्बर के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो देखा जाए इसके अंदर ये सब मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आएगी कि अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल पढ़ा था, सेल में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस होता है, राइट, और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए और प्रोटीन्स होते थे। तो अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे कैसे आगे सेल और मतलब जो हमारा सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे डीएनए का क्या काम है, यहाँ पे क्या काम है इन सब का। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इन शॉर्ट कि हमारी बॉडी में सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म करता है। सेल को फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है।
क्लियर। तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्म में उसको मिलती है सेल को, ठीक है। अब वो मिलती कैसे मैं बताती हूँ। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो इन शॉर्ट देखा जाए सारे फंक्शंस कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, सेल में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो सेल में मान लो अगर आपको सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है, मतलब अगर आपके सेल को रेस्पायर करना, ध्यान रखना कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। जो आपकी ऑक्सीजन आप इनटेक करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, ये कहाँ पे होती है, आपकी बॉडी के सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बताती हूँ। देखो, अगर आप बात करो प्लांट्स की पहले, ठीक है, पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और हमें देते क्या है, C6H12O6 प्लस O2। बैलेंस नहीं किया रिएक्शन मैंने सिंपल रिएक्शन लिखी है, ठीक है। ये रिएक्शन है प्लांट्स की। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन, ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड हमें क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ये रिएक्शंस कहाँ पाई जाती है, देखा जाए तो प्लांट्स में होती है, ठीक है। अब ये बोलता है कि ह्यूमंस में इसके ऑपोजिट रिएक्शन होती है। अब मैं बताती हूँ ह्यूमंस में कैसे होती है, ठीक है। ये रिएक्शन आपने पहले की पूरी क्लियर की होगी, क्योंकि ये हमने पहले की पढ़ ली है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ी है कि प्लांट्स कैसे रिएक्शन करता है, ये वाली किस किस का यूज़ करके। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में ये सब कैसा होता है, या आप अपनी ह्यूमंस की बात कर लो, ह्यूमंस में ये सब कैसा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ह्यूमंस की सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम लोगों में क्या होता है, ठीक है, हम लोगों में क्या होता है, ध्यान से देखो, हम लोग ग्लूकोज को लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि हमने लिया C6H12O6, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, क्लियर। हमने ग्लूकोज इनटेक किया, हमने ग्लूकोज को लिया जो किसकी फॉर्म में था, C6H12O6, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। हमें इसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और इन शॉर्ट हम रिलीज़ क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वाटर को रिलीज़ करते हैं, और साथ ही साथ एनर्जी को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये क्लियर हुआ। यही सेम प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। होता क्या है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड लेती है, ऑक्सीजन को इनटेक करती है, इन दोनों की प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है। और ध्यान से अगर आप याद करो तो हमारी बॉडी क्या रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड तो उस खाने से निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई, वाटर भी रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से, ये भी आप लोगों को पता है, और एनर्जी भी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी की फॉर्म है ATP, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, क्लियर। और ये सारा प्रोसीजर कहाँ पे होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल में जो रेस्पिरेशन होती है वो सेल के कौन सा, मतलब हमारे जो सेल है, बेसिक सेल है, उसका कौन सा पार्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल रेस्पिरेशन है वो कहाँ की जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो इसका डायग्राम है, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देख लो। इसकी आउटर मेम्ब्रेन ये बनी हुई है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन भी पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं जिसे क्रिस्टे बोलते हैं, उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड से क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स वर्क करते हैं, लिपिड्स, राइबोसोम, DNA, RNA सब इसमें प्रेजेंट होता है, और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सेल को बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब हमारा फूड ब्रेकडाउन होता है टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टोर कर दिया जाता है सेल में, ठीक है। क्योंकि जब हमारी बॉडी को आगे कोई फर्दर एक्टिविटीज करनी है, अगर हमने खाना नहीं खाया होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने खाना 3-4 घंटे तक नहीं खाया होगा तो आपकी बॉडी कोई फंक्शन ही नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता ना। अगर आपने सुबह का ब्रेकफास्ट किया होगा, अगर आपने दोपहर का लंच नहीं किया हो, उससे पहले अगर आपको घर वाले बोलें कुछ काम करो, तो आप क्या बोलोगे, मैंने खाना नहीं खाया, मैं नहीं कर सकती या कर सकता, ऐसा नहीं होता ना। तो आपकी वो एनर्जी स्टोर होती है, आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी जल्दी आपका फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपको भूख भी जल्दी लगना शुरू हो जाती है। क्लियर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। ओके, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया में जब भी कोई रिएक्शन क्या हो रही है,
हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज भी इसी में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और स्टोर भी इधर ही की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज योर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? इसलिए इस ATP को हम क्या बोलते हैं, इस ATP को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि जितनी भी एनर्जी है वो दे कौन रहा है सेल को, ATP की फॉर्म में मिल रही, दे कौन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रही है, ATP दे रहा है सेल को। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला है कि जो ATP है ये एनर्जी करेंसी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है, जो ATP है ये एनर्जी करेंसी है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पीछे ही कहा था कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि इसके पास अपना DNA कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो इसका मैट्रिक्स होता है, मैं आपको पीछे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये रहा आपका, वेट, ये रहा आपका मैट्रिक्स, दिख रहा है इंटरमेम्ब्रेन मैट्रिक्स जो ब्लू कलर का है, जिसको मैंने ऐसे ये किया भी है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये फ्लूइड होता है जिसमें DNA, RNA, लिपिड्स, एंजाइम सब प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोचोगे इसमें DNA, लिपिड्स वगैरह क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके पास अपने खुद के DNA और राइबोसोम्स में मैंने क्लियर कर दिया है कि राइबोसोम से क्या सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, इसलिए ये अपने प्रोटीन्स और DNA खुद बनाता है। ठीक है, इसके खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या है, मेन सेट ऑफ सेल रेस्पिरेशन। हमारा सेल जो रेस्पायर करता है इज जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे सेल के सारे ऑर्गेनेलीज को छोड़कर ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही ऐसा प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर सकता है, सेल रेस्पिरेशन कर सकता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली में मूव करेंगे, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। कब बताया था मैंने आपको, जब आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल की डिफ्रेंसिएशन बताई थी मैंने, जब डिफरेंसेस बताए थे तो मैंने बताया था कि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एनिमल सेल का कोई कलर नहीं होता। इन शॉर्ट की जो प्लांट्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें वो पिगमेंट होती है ग्रीन कलर की। इनफैक्ट ग्रीन को छोड़ के रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं प्लांट्स के जो लीफ होते हैं। ठीक है, तो उनमें ये कलर जो आता है ये प्लास्टिड्स की वजह से ही आता है, तो एनिमल सेल में उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, इसलिए प्लास्टिड्स जो है सिर्फ एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता, मतलब एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होता, तो होता किस में है, वो प्लांट सेल में। ठीक है, अब इसकी एक स्पेशलिटी और है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये अपना DNA और राइबोसोम्स खुद प्रोड्यूस करता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ऐसे कौन से दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो अपना DNA, जो उनके पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है, तो आपका आंसर क्लियर होगा कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दो सेल ऑर्गेनेली हैं। ओके, अब ये जो प्लास्टिड है ये दो टाइप का होता है। देखो, एक टाइप का होगा जिसमें ये कलर नहीं शो करता, दूसरा टाइप का होगा जिसमें ये कलर शो करता है। जहाँ ये कलर शो नहीं करता उसे हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और जहाँ कलर शो करता है उसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, कलरलेस प्लास्टिड्स, एंड क्रोमोप्लास्ट का मतलब हुआ कलर्ड प्लास्टिड। ओके, अब इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। अकॉर्डिंग द सेल्स दैट आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट के आगे ये एक्सपोज नहीं होते हैं। इसके भी तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के ये जो ल्यूकोप्लास्ट है तीन टाइप के होते हैं। अब देखो टाइप्स किसके बेसिस पे होती है कि वो काम क्या कर रहे हैं। जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में आपका स्टाफ होता है, ठीक है, उसमें भी डिवाइड होता है प्रिंसिपल जिसका काम अलग होगा, हेड जो आपका हेड मास्टर या हेड जो भी होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसमें, ठीक है, उसका अलग काम होगा। जो आपका सीनियर टीचर है उसका अलग काम होगा, जूनियर टीचर्स उसका थोड़ा अलग काम होगा। काम तो सबका यही है कि आपको एजुकेट ही करना है, लेकिन उसके अलावा भी उनके थोड़े डिफरेंट काम होते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वैसे ही इसकी भी डिवीजन हुई है। जैसे कि जो अमाइलोप्लास्ट है वो क्या स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। जो एलीरोप्लास्ट है वो किसको स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। जो एलियोप्लास्ट है वो किसको स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है। तो एक स्टार्च को स्टोर कर रहा है, दूसरा प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है, ऑयल को स्टोर कर रहा है। अब समझ आ गया कि इसमें कलर इसीलिए नहीं आता क्योंकि ये सिर्फ स्टोरेज का ही काम करता है। ओके, और सनलाइट के सामने एक्सपोज नहीं होता। सेकेंड जो है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, इसमें कलर प्लास्टिड है, मतलब इसमें कलर शो होता है। और साथ ही क्या करता है, जब भी इसको सनलाइट मिलती है तो ये अपने आप को एक्सपोज करता है। इसीलिए इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आ गया ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, दूसरा आ गया नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। अब जो ग्रीन क्रोमोप्लास्ट है, ग्रीन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगी, ग्रीन कलर की पिगमेंट होगी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो द क्रोमोप्लास्ट हैविंग लाइट ऑब्जर्विंग ग्रीन कलर क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसमें ग्रीन कलर होती है, इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये आपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि ग्रीन पिगमेंट क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। प्लांट्स का ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें
क्लोरोफिल होती है, ठीक है। सेकंड जो आता है वो आता है नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। नॉन ग्रीन का मतलब क्या हुआ, वो ग्रीन नहीं होंगे। अगर वो ग्रीन कलर के नहीं होंगे तो उसका मतलब उसमें दूसरे कलर होंगे। और आपने देखा होगा ग्रीन के अलावा प्लांट्स में और कौन कौन से कलर होते हैं। प्लांट जो है वो रेड कलर का भी होता है, जब लीव्स उसके रेड कलर के होते हैं इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल क्या है, एब्सेंट है, उसमें कोई और प्रेजेंट है, जेंथोफिल वगैरह। या आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे ये क्या होते हैं। लेकिन इसके अलावा मतलब ग्रीन के अलावा वो और कलर भी शो करता है। और वो कलर कौन कौन से हैं, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, और भी बहुत सारे, ठीक है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिनॉइड्स, ठीक है, कार्टिनॉइड्स की वजह से इनके कलर्स ऐसे आते हैं। और ये ज़्यादातर आर फाउंड इन सर्टेन एल्गे एंड इन द फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। इनमें ये कलर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। फंक्शंस देखा जाए, फंक्शंस इसके क्या होंगे, देखो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये आपको पता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है, इसी क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, या फिर क्लोरो क्रोमो मतलब सेम ही है, क्रोमो में ही क्लोरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखा जाए ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, तो इसलिए ज़रूरी है। और ल्यूकोप्लास्ट देखा जाए, इसमें कोई पिगमेंट शो नहीं करता, लेकिन काम क्या करता है, स्टोरेज कर रहा था, मैंने आपको बताया था, स्टार्च की, ऑयल की, प्रोटीन की, ये सब की ये क्या करता है, स्टोरेज करता है। और ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है ये प्लास्टिड की पिक्चर है, कि ये डायग्राम में मतलब जो आपका एनिमल सेल है उसमें ये एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है, इस शेप में वहाँ प्रेजेंट होगा। ओके, ये इसका थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है, और इसके जो पार्ट्स हैं इसको आप हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। लास्ट जो सेल ऑर्गेनली है वो है वैक्यूल। वैक्यूल मैंने आपको कहा था क्या होता है, खाली स्पेस होता है। अब वैक्यूल के अंदर वाटर होगा, फूड होगा, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए वैक्यूल्स होते क्या है, दिस आर द मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। ये सब वैक्यूल में प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले ये याद रख लो कि मेम्ब्रेन बाउंड रीजन का मतलब ये है कि ये ओपन नहीं है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग है कि कोई भी सब्सटेंस अंदर नहीं आ सकता, इस वैक्यूल से कोई बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। इसीलिए इसकी मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड है इससे। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज, अभी आपको मैंने पहले ही बताया था डिफरेंस में कि जो एनिमल सेल है उसका वैक्यूल क्या होता है, छोटा होता है, और एक नहीं होता, वो 2-3 होते हैं नंबर में, ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है, और उसका जो एरिया है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल के। क्लियर। नेक्स्ट है इन सिंगल सेल एक अमीबा वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम। और मैंने आपको कहा था फूड मतलब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वैक्यूल, उसमें अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस एसिड्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, वाटर वगैरह, ठीक है। लेकिन ये बोलता है जो अमीबा का वैक्यूल है उसमें फूड आइटम्स भी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए मैंने कहा था कि वैक्यूल में फूड भी प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर। फंक्शन क्या आ जाते हैं, वैक्यूल का काम क्या, अगर देखा जाए इसमें वाटर है, फूड है, तो स्टोरेज का ही काम कर रहा है। तो स्टोरेज ऑफ मटेरियल कौन करता है, वैक्यूल करता है। और ये ज़रूरी क्यों है वैक्यूल, इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। हमारे सेल में अगर पता है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, मतलब सेल से पानी को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन वो पानी रखा कहाँ जाएगा, वैक्यूल्स में। फिर जब उसको पता है कि इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया है सेल में, तो वैक्यूल्स के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाएगा। क्लियर। देखो अब यहाँ पे देखो मैंने इस पिक्चर में एनिमल सेल और प्लांट सेल बताया है, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो जो ब्लू कलर का जितना भी ये एरिया है ये सारा क्या है, वैक्यूल है। तो देखो प्लांट में कितना बड़ा वैक्यूल है, इसका मतलब वैक्यूल की ज़रूरत प्लांट सेल में ज़्यादा है। और एनिमल सेल की बात करें तो ये देखो सिर्फ इतना ही वैक्यूल है, लेकिन 3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो पता चल गया आपको यहाँ पे प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वाटर ज़्यादा होता है। आपको पता होगा ये प्रोसेस सारा हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है सेल डिवीज़न। मैंने कहा था हमारा सेल जो है, स्टार्टिंग में सेल थ्योरी में पढ़ा था कि सेल जो है हमारा एक ही टाइप का सेल बॉडी में नहीं रहता, बड़े टाइप के सेल होते हैं। और एक ही सेल पूरा लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी का नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी टाइम के साथ क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। उसको हमें चेंज करना पड़ता है, या तो वो डिवाइड हो जाता है, या तो वो डेड हो जाता है, या वो रेप्लिकेट कर जाता है, बड़े टाइप के। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है सेल में, कि सेल डिवाइड क्यों करता है, क्या ज़रूरत पड़ती है उसको डिवाइड करने की, ठीक है। ग्रोथ के लिए करता है, या वो बूढ़ा हो चुका है, या वो डेड हो चुका है, इंजर हो चुका है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल डिवाइड होता कैसे एग्जैक्टली, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म। सेल डिवीज़न इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेल अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो हम भी अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। देखो मान लो ये आपकी एज्यूम करो ये कोई बॉडी आपका फंक्शन कर रहा है, और इसमें मान लो अप्रॉक्स 1000 सेल्स हैं, ठीक है। मान लो इसमें से अगर एक सेल खराब हो चुका तो आपकी ये स्पेस बच जाएगी। मान लो इसी के साथ साथ इतने से सेल्स आपके इस पार्ट के खराब हो चुके हैं, तो सोचो अगर ये सेल्स खराब हो रहे हैं, इसका मतलब
मैं यहाँ से इनको इरेज कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। अगर यहाँ से इतने सेल्स आपके ख़राब हो रहे हैं, इसका मतलब ये स्पेस क्या हो रहा है, ब्लैंक हो रहा है। अगर ऐसे ही सेल्स अपने आप ही ख़त्म होते जाएंगे, अगर न्यू वो नहीं जनरेट होंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया खाली बचता जाएगा और आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, लास्ट आपकी स्टेज आ चुकी है, आपकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि सेल्स का रेप्लिकेट होना बहुत ज़रूरी है, सेल का ग्रो करना, मतलब सेल का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे तो हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो पाएंगे अच्छे से बॉडी में, ठीक है। इसलिए सेल, एक पुराने सेल को रिप्लेस कर ही दूसरा सेल आता है, तो जब वो ख़त्म होगा उसकी जगह दूसरे को लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। आगे बोला हुआ है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू फॉर्म न्यू सेल्स। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो क्या होगा, यूनिसेल में एक ही सेल है, एक ही सेल से बना होता है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मल्टी सेल की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, सेल का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है। ग्रोथ के लिए, अगर मान लो सेल उतने ही हैं, अगर सेल बढ़ेंगे ही नहीं तो हम भी कैसे बढ़ेंगे। अब देखो, आप अगर आप छोटे से हो, अगर आप 7th क्लास में आपकी हाइट छोटी है, जब आप 9th में पहुंचोगे आपकी हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी, और आप जब 12th क्लास करोगे तो थोड़े और बढ़ जाओगे। अगर आपकी हाइट उतनी ही रहेगी जितनी 7th में है, ठीक है। अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे तो आपकी हाइट उतनी रहेगी, इसलिए सेल का डिवाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि सेल क्या कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ बोला हुआ है हमें पुराने सेल्स को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, तभी तो न्यू सेल आएंगे। जब हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं, आपको पता है सेल डेड भी होते हैं, ठीक है, या सेल इंजर्ड हो जाते हैं, उस टाइम पे भी ज़रूरी होता है कि हम सेल को क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ जो सेल है इसका डिवीजन क्यों ज़रूरी है, फॉर द रिप्रोडक्शन। अब आपको पता है ये भी बहुत अच्छे से कि पेरेंट्स की वजह से ही आगे ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी तो देखा जाए इसी प्रोसेस से होती है, ठीक है। अब ये जो है, ये सारे के सारे सेल डिवीज़न की, सेल डिवीज़न ज़रूरी क्यों है, सेल का डिवीज़न इसलिए ज़रूरी है ताकि न्यू सेल्स आ सकें, ठीक है, ग्रोथ हो सके ऑर्गेनिज्म की। हमें रिप्लेस करना पड़ता है ओल्ड को, डेड इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करना पड़ता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारा ये न्यूक्लियस होता था, न्यूक्लियस में क्या होता, ये हमारा क्या होता था, सेल होता था, और सेल में क्या था, न्यूक्लियस था। अब जो न्यूक्लियस था इसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या होते थे, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी। एक इसमें होता था क्रोमैटिन मटीरियल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब दोनों में क्या बोला हुआ है, जो क्रोमैटिन मटीरियल था ये एक टाइप से क्या होता था, थ्रेड टाइप होता था, ठीक है, ये थ्रेड टाइप होता था। लेकिन जब पता था इसको डिवाइड होना है तो ये थ्रेड लाइक क्या हो जाते थे, एक तरह से कंबाइन हो जाते थे और क्या बना देते थे, क्रोमोसोम बना देते थे। अब आपको पता है क्रोमोसोम कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना, इसे क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। अब जो क्रोमैटिन मटेरियल है यही मिलके क्रोमोसोम बना रहा है। क्रोमोसोम किस किस से मिलकर बनता है, डीएनए से और साथ ही साथ प्रोटीन से। डीएनए में जीन्स होते हैं। अब देखा जाए न्यूक्लियस का काम क्या है एग्जैक्टली, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और फिर आगे उस इन्फॉर्मेशन को पास करता है। जब सेल को डिवाइड होना होता है तभी तो हम पहचान लेते हैं कि ये बच्चा इसका है, ठीक है, इसी तरीके से पता चलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, कि जो सेल है, सेल में भी जो क्रोमैटिन मटेरियल हमारा है, जो क्रोमोसोम है, ह्यूमन सेल में कितने होते हैं और कितने नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन सेल में ये कितने होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कितने होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन सेल में, एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। अब मैं बताती हूँ, देखो ह्यूमन सेल में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन अनपेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपने पढ़ा होगा। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है एक सेल में जब सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा, मतलब पेयर्ड फॉर्म में नहीं होगा, वो हैप्लॉइड है। और डिप्लॉइड का मतलब क्या होगा, जब क्रोमोसोम क्या होगा, पेयर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम तब होते हैं जब वो अनपेयर्ड होते हैं, मतलब पेयर में नहीं होते हैं। और जब वो पेयर में आ जाते हैं तो उनका नंबर कितना हो जाता है, 23, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, अगर पेयर में आ जाएंगे तो ये दो का मतलब 2 लोग एक पेयर बना देंगे और इनका क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, हम लोगों में ये तो आपको पता चल गया कि सेल कितने होते हैं, ये क्रोमोसोम कितने होते हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड पता चल गया। अब क्या होता है, जब भी रिप्रोडक्शन होनी होती है, ठीक है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी होती है, तो अब देखो क्या होता है एग्जैक्टली। अगर हमें पता है ये पेरेंट सेल है, मान लो कि ये पेरेंट सेल है और ये भी पेरेंट सेल है, ये मेल का है और ये फीमेल का है, ठीक है। अब जो मेल वाला है
देखा जाए तो उसके पास क्रोमोसोम मैंने आपको बताया थे कितने होते हैं, 46 होते हैं, और फीमेल के पास भी कितने होंगे, 46 ही होंगे। लेकिन याद रखना ये लोग इस टाइम पे किस पोजीशन पे हैं, मतलब क्रोमोसोम अभी पेयर्ड नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए इसके पास भी 46 हैं और इसके पास भी 46 हैं, लेकिन जब इसको पता है कि इन लोगों को आपस में क्या करना है, एक जाइगोट बनाना है, ठीक है, मतलब एक टाइप से क्या बनाना है, ऑफस्प्रिंग बनाना है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब ये होते हैं डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो ये अपने सिर्फ 23 और 23 ये अपना 23 देता है, ये भी अपना 23 देता है, ताकि जो न्यू जनरेशन है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसके पास 23 हो जाए। अगर मान लो ये 46 देंगे अपने पूरे क्रोमोसोम, ये भी अपना 46 देगा, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 92। तो 92 फिर तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, हेरिडिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने 23 क्रोमोसोम से, मतलब 26 क्रोमोसोम देता है मेल और 23 फीमेल, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कितने आ जाएंगे, 46। तो बैलेंस हो गया, इसके पास भी 46, इसके पास भी मतलब फादर के पास भी 46, मदर के पास भी 46, और जो ऑफस्प्रिंग था उसके पास भी 46 आ गया। दैट इज 23 + 23 कितना हो गया, 46 हो गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद होता है, इसकी दो टाइप से डिवीजन होती है सेल की, ठीक है। एक होती है मेटोसिस, दूसरी होती है मेटोसिस, ठीक है। मेटोसिस में क्या होता है, ध्यान से देखो, एक पेरेंट सेल है, ठीक है। जब उसका डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, आपको पता है डीएनए रेप्लिकेट करता है। जैसे उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है तो इसके पास देखो यहाँ पे अगर ये डिप्लॉइड है, ठीक है, ये नीचे जो ये डिवीज़न कर रहा है, ये भी किसकी कर रहा है, डिप्लॉइड की कर रहा है। और आगे जब इसका डॉटर सेल में ये डिवाइड हो रहा है, तो देखा जाए तो तब भी इस टाइम ये क्या है, डिप्लॉइड ही है। डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि इसके पास जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड में है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन म्योसिस में क्या होगा, देखो जब पेरेंट सेल क्या कर रहा है, उसका डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, हमारी दो डॉटर सेल क्या हो रही हैं, बन रही हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी दो, लेकिन फर्दर जब इसकी डिवीज़न होगी, मान लो ये फर्स्ट डिवीज़न हुई है इनकी और ये सेकंड डिवीज़न हुई है, ठीक है। सेकेंड डिवीजन में क्या होगा, ये अपना डिप्लॉइड की जगह क्या कर देंगे, हैप्लॉइड बना देंगे। यही डिफरेंस है मेटोसिस और मेयोसिस में। जो मेटोसिस है इसमें सेल की डिवीजन डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ये डिवाइड कर गया, फिर आगे जब ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर है, मतलब क्रोमोसोम मैंने आपको बताया, डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ, इस फॉर्म में होगा, सिंगल क्रोमोसोम नहीं होगा। वेयर एज मेयोसिस में क्या होगा, एक बार की जब डिवीजन होगी तो वो 2 डॉटर सेल ही देगी और उसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड होगा। लेकिन फर्दर जब इसकी सेकंड डिवीजन होगी तो ये अपना नंबर क्या कर देगा, हैप्लॉइड में कर देगा, मतलब सिंगल लास्ट में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम इनके पास बचेंगे, चारों के पास। क्लियर, ये था इसमें मेयोसिस और मेटोसिस में। अब इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, मेटोसिस और मेयोसिस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो मेटोसिस है, इट ऑकर्स इन ऑल काइंड ऑफ सेल एंड मेनली कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। देखा जाए ये हर सेल में पाया जाता है और लाइफ एंड तक ये इसी प्रोसीजर से कंटिन्यू होता है। वेयर एज मेयोसिस, जो मेयोसिस है, इट ऑकर्स ओनली इन अ स्पेसिफिक एंड इन एट स्पेसिफिक टाइम। ये हर टाइम नहीं होता, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पे ही ये सब होगा। वेयर एज हम लोगों में, इसने जनरल बात की है लाइफ टाइम के लिए, तो वो मेटोसिस ही होगा। सेकेंड आ जाता है, इट इन्वॉल्व अ सिंगल डिवीजन रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल। इसमें एक ही डिवीजन हुई है, तभी तो सिर्फ हैप्लॉइड ही लास्ट में, डिप्लॉइड ही हमें मिला। वेयर एज मेयोसिस की बात करें तो इसमें 2 डिवीजन हुई है, तभी लास्ट में 2 डॉटर सेल नहीं बने हैं। इसके पास कितने बन गए, 4। इसके पास एक ही डिवीजन थी तो 2 डॉटर सेल, इसके बाद एक डिवीजन, 2 डॉटर सेल तो बन गई, आगे सेकेंड डिवीजन हुई तो कितनी बन गई, 4 डॉटर सेल बन गई, ठीक है। ईच डॉटर सेल हैज सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एंड सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज अ पेरेंट सेल, इट इज देयरफॉर एज अ इक्विडेशन डिवीजन। देखा जाए तो जितने पेरेंट के पास थे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये फादर है, ये मदर है, जब इसमें डिवीजन होती थी तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर में थे, मतलब 46 क्रोमोसोम अगर हम मान के चलते हैं तो बेबी के पास भी 46 ही होते थे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग के पास भी 46 थे, तो इक्वल डिवीजन हो रही है क्रोमोसोम की देखा जाए। वेयरएज अगर हम मेयोसिस की बात करें, ईच डॉटर सेल हैज हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड हाफ द नंबर एंड द काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज अ मदर सेल, इट इज देयरफॉर कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। देखा जाए इसके पास तो उतने ही रहे, लेकिन जब इसके आगे फर्दर डिवीजन आगे हुई थी तो उस टाइम पे ये क्या बना रहे थे, सारे के सारे हैप्लॉइड बना रहे थे। क्लियर, नेक्स्ट इसमें आ जाता है फोर्थ पॉइंट इसका, मैं इसको रेज कर देती हूँ। फोर्थ पॉइंट इसका आ जाता है, इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग। देखा जाए ये क्या क्या करता है, ग्रोथ भी करता है आपकी, ठीक है, आपको रिपेयर भी करता है और हील भी करता है। अगर आप इंजर्ड हो आपको ये हील भी कर देगा। वेयर एज मेयोसिस जो है ये क्या करता है, गैमेट्स को फॉर्म करता है, स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन,
ठीक है। लास्ट पॉइंट इसका है, इट इज़ मच शॉर्टर प्रोसेस देन मियोसिस इन द सेम स्पीशी। देखा जाए अगर एक डिवीजन हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, शॉर्टर ही होगा। वेयर एज अगर मियोसिस की बात करें तो इसमें दो डिवीजन हो रही है, लास्ट में 4 डॉटर सेल हमें मिल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, टाइम कंज्यूम होगा, टाइम लेगा इसको डिवीजन के लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, जिसका नाम आपको पता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट है, जिसमें हमने सेल पढ़ा, एग्जैक्टली डिस्कवर किसने किया था, कहाँ देखा गया था, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें क्या क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियस का क्या काम है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली थी ये भी हमने पढ़ लिया, सेल एग्जैक्टली डिवाइड कैसे होता है ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद हम इसका साइंस का नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का मोशन स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय। आई श्रजमवाल साइनिंग अप टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।